course of Power BI Deep Dive. In this course, you have been learned from Amna Naveed, जो कि हमारे पास सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट है। इस सेशन में ना सिर्फ आप Power BI को डीपली स्टडी करेंगे, बल्कि at the end of this session, you all will be able to develop a professional Power BI dashboard. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum. I am Amna Naveed. I am Google Certified Data Analyst and Power BI Certified. आज जो हमारा YouTube का ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है पावर BI। हम ये लर्न करेंगे कि पावर BI क्या होता है, पावर BI को किस तरह से यूज़ करते हैं और एट द एंड हम एक डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ पावर BI। पावर BI एक बिजनेस इंटेलिजेंस और डाटा विजुअलाइजेशन का टूल है। इन सिंपल वर्ड्स पावर BI एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर हम डाटा को ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। हम डाटा में से मीनिंगफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस इन सिंपल टर्म्स हमारे पास बिजनेस के अंदर से इंसाइट्स निकालना है, बिजनेस के अंदर से मीनिंगफुल एक्शनेबल डिटेल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करना है। डाटा विजुअलाइजेशन डाटा को ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। पावर BI जो है टूल वो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करता है कि ये डाटा को एनालाइज करे और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स को क्रिएट करे। ये रॉ डाटा के अंदर से एक्शनेबल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ पावर BI इज यूज्ड इन डाटा एनालिटिक्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि पावर BI जो है वो एक डाटा विजुअलाइजेशन का टूल है, यानी कि डाटा को हम एक ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये डाटा एनालिटिक्स के अंदर किस तरह से यूज होता है। डाटा एनालिटिक्स के मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स लिखे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पावर BI किस तरह से यूज होता है। द फर्स्ट वन इज डाटा कलेक्शन। सबसे पहले हम रॉ डाटा को गैदर करते हैं। कोई भी कंपनी का डाटा हो सकता है हमारे पास, किसी यूनिवर्सिटी का डाटा हो सकता है, किसी हॉस्पिटल का डाटा हो सकता है, हमारे पास किसी भी फील्ड से किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। हम सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डाटा को इंटीग्रेट करते हैं पावर BI के साथ। पावर BI के साथ पावर BI के अंदर बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, लाइक SQL सर्वर, एक्सेल, CSV फाइल्स। हमारे पास मैनी ऑप्शंस होती हैं पावर BI के अंदर, जिनके जरिए से हम डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब डाटा कलेक्ट भी हो गया और डाटा इंटीग्रेट भी हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा डाटा क्लीनिंग का। हमारे पास कोई भी डाटा हो, हम तब तक उसके ऊपर डाटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि डाटा क्लीन ना हो, क्योंकि फिर हमारे पास मीनिंगफुल इंसाइट्स नहीं आ सकते, हमारे पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन डाटा से निकलकर नहीं आ सकती। इसलिए डाटा क्लीनिंग इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर डाटा एनालिटिक्स। उसके बाद हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लाइक हमने किसी भी डाटा का कोई फॉर्मेट चेंज करना है तो हम उसे डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। हमारे पास एक डेट का कॉलम है, हमने डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, अगर हमने उन्हें चेंज करना है तो हम पावर क्यूरी एडिटर के जरिए, पावर BI के अंदर एक पावर क्यूरी एडिटर होता है, उसके जरिए से हम डाटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब डाटा की क्लीनिंग और डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद है डाटा की मॉडलिंग। हमें डाटा को अपने मुताबिक डिज़ाइन करना हो, मॉडल करना हो, तो ये स्टेप तब यूज़ होता है। लाइक हमारे पास कोई ई-कॉमर्स का डाटा है, कोई रिटेल का डाटा सेट है, तो हम उस पे कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, तो वो हम इस स्टेप के अंदर करते हैं। उसके बाद हम करते हैं, जब हमारे पास डाटा कलेक्ट भी हो जाता है, इंटीग्रेट भी हो जाता है, क्लीनिंग भी हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है, मॉडलिंग भी हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन का। अब हमारे पास डाटा क्लीन फॉर्मेट के अंदर है, अब हम उसके ऊपर विजुअलाइजेशन करके उसमें से अच्छे इंसाइट्स और अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम डाटा की विजुअलाइजेशन करते हैं और डैशबोर्ड्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब हमारे पास डैशबोर्ड क्रिएट हो जाते हैं, फिर हम उन्हें शेयर कर देते हैं, या हम जिस भी पर्पस के लिए बनाए होते हैं उसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास के रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम पावर BI को कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी फील्ड हो, हम किसी भी फील्ड के बारे में सोचें, लाइक फिनटेक है, लाइक हेल्थ केयर है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी इवन कोई भी हम डिपार्टमेंट सोचें, हम उसके अंदर पावर BI को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डाटा चाहिए। ये फील्ड ही डाटा की है और हम पावर BI के अंदर डाटा को ही यूटिलाइज करके डाटा की विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। हमें बस डाटा चाहिए होता है, डाटा किसी भी डिपार्टमेंट से हो। अब हमारे पास अगर सेल्स का डाटा है तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास किस तरह का डाटा हो। हम ये देखेंगे कि सेल्स जो है वो किस मंथ के अंदर प्रॉफिट में जा रही है, किस मंथ के अंदर लॉस में जा रही है, सेल्स का ट्रेंड क्या चल रहा है। सेल्स किसी भी तरह की हो सकती है,
सेल्स, समर में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा सेल हो रही हैं, विंटर के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा सेल हो रही हैं। इस तरह से ये तो हो गया सेल्स का डाटा। इस तरह फाइनेंस का डाटा अलग है, हेल्थ केयर का डाटा अलग है, रिटेल का डाटा अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा अलग है। इस तरह मैनी मोर बहुत बहुत सारे डाटा सेट्स हमारे पास आ जाए, हम हर तरह के डाटा सेट के ऊपर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लोर डाटा सेट बिफोर विजुअलाइज। अब हमारे पास डाटा तो आ गया, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप हमारा होता है कि हम डाटा को एक्सप्लोर करें। हमारे पास डाटा आ जाए, लेकिन अगर हम उसे एक्सप्लोर ना करें तो हम उसकी विजुअलाइजेशन करने बैठेंगे तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम फिर भी एट द एंड उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स नहीं निकाल सकते। इसलिए फर्स्ट स्टेप है डाटा को एक्सप्लोर करना। Jumping straight into creating charts and graphs is like building a house without checking the blueprints. Means कि जो हमारे पास डाटा है उसके अगर हम उसमें जंप कर जाएं कि हम चार्ट्स और ग्राफ बनाएं, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी हाउस को बिल्ड करें उसके मैप को या उसके ब्लूप्रिंट्स को चेक किए बगैर। तो हम किस तरह का हाउस बनाएंगे जब हमारे पास उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा कि हमने किस तरह का बिल्ड करना है। बिल्कुल इसी तरह डाटा विजुअलाइजेशन होती है। सबसे पहले उसे एक्सप्लोर करना पड़ता है। इसके लिए टर्म यूज होती है EDA, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। डाटा का सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस EDA होता है। जब डाटा अच्छी तरह से हमें समझ आ जाता है फिर हम उसके बाद उस पर विजुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ये एक एसेंशियल फर्स्ट स्टेप है। यही वो स्टेप है जिसके जरिए से हम एट द एंड बहुत से डिसीजंस लेने के अहल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू चूज द राइट चार्ट। अब हमने डाटा को गैदर भी कर लिया, हमने डाटा का EDA भी कर लिया। अब हमारे पास है कि हम डाटा के लिए राइट चार्ट कौन सा यूज करें, क्योंकि हमारे पास तो बहुत से विजुअल्स होते हैं, बहुत से चार्ट्स होते हैं। लाइक बार चार्ट है, पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, ड्रीम ऐप है एंड मेनी मोर, बहुत सारे हैं। तो हम कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से डाटा सेट के लिए कौन सा चार्ट यूज करना है। इसको आप गूगल पे सर्च करें, आप इसको AI से पूछ लें, इसको आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा और इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा कि कौन से, अगर न्यूमेरिक डाटा है तो उसके लिए कौन से चार्ट्स यूज होंगे, अगर कैटेगोरिकल डाटा है उसके लिए कौन से चार्ट्स यूज होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक क्विक डायग्राम है जिसे हम चेक करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस डाटा के लिए हमारे पास कौन से चार्ट्स यूज होंगे। हमारे पास अगर कंपैरिजन हमने करना है, हमारे पास कोई डाटा है, हमने उसके अंदर कंपैरिजन करना है, तो हम उसके लिए बार चार्ट या कॉलम चार्ट यूज करेंगे। अगर हमने किसी डाटा के अंदर ट्रेंड चेक करना है, लाइक हमारे पास कोई सेल्स है, हमने उसका ट्रेंड चेक करना है कि वो किस मंथ प्रॉफिट में जा रही थी, किस मंथ लॉस में जा रही थी, तो उसके लिए भी हम लाइन चार्ट, एरिया चार्ट या रिबन चार्ट को यूज करेंगे। अब हमने कोई हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा है, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हमने उनके अंदर डाटा को विजुलाइज करना है, तो उसके लिए हम पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ट्री मैप या फनल चार्ट को यूज कर सकते हैं। हमने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है या उसके अंदर कोई चेंज देखना है, यानी कि दो हमारे पास कैटेगरीज हैं, हमने उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेशन देखना है, तो उसके लिए हम स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट या वाटरफॉल चार्ट देखते हैं। KPIs एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं कि हमारे पास हमारे डाटा के अंदर हमने जो कैलकुलेशंस की होती हैं कि हम इंसाइट्स निकाल सकें। लाइक हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हमने उनकी टोटल सेल प्राइस निकाली है, तो वो हमारे पास उसका एक KPI है, वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जिसके जरिए से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा पूरा डाटा है या हमारी जितनी भी सेल्स हुई है वो उसकी टोटल सेल प्राइस क्या है। तो वो हमारे पास KPI है। उसको हम एक समरी भी कह सकते हैं कि एक डाटा की समरी है हमारे पास। उसको हम कार्ड के जरिए, KPI कार्ड के जरिए या गॉट चार्ट के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमने डिटेल्ड डाटा देखना हो तो वो हमारे पास टेबल और मैट्रिक्स होता है, उस विजुअल के जरिए हम डिटेल्ड डाटा भी देख सकते हैं। एंड लास्ट है जियोग्राफिक डाटा। जियोग्राफिक डाटा मीन्स कि हमारे पास कोई कंट्रीज का डाटा है, काउंटीज का डाटा है, प्रोविंसेस का डाटा है, हमने उसके हिसाब से कोई भी जो है हमने विजुअलाइजेशन करनी है। लाइक हमारे पास कोविड का डाटा है, तो हमने ये देखना है कि किस ईयर के अंदर किस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा कोविड जो है वो फैल रहा था, तो हम उसके लिए कोई जियोग्राफिकल फॉर्मेट में जो भी चार्ट होगा वो यूज़ करेंगे। उसके लिए मैप्स या फील्ड मैप चार्ट्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड क्रिएट अ डैशबोर्ड। पावर BI को डाउनलोड करने के लिए हमने सिंपली माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है पावर BI।
ये हमारे पास पावर बीआई आ जाएगा। पावर बीआई को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने चूँकि पावर बीआई को पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उन्हें गेट की ऑप्शन आएगी। आप गेट को क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस है। जब हम पावर बीआई को ओपन करते हैं तो हमें शो हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक रिपोर्ट है। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास डिफरेंट डाटा के सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम डाटा को इंटीग्रेट करते हैं पावर बीआई के अंदर। वन ले कैटालॉग है। अगर हमारे पास कोई एक्सेल की फाइल है, कोई एसक्यूएल की फाइल है, या हमारे पास जो भी कोई डाटा है हम उसे यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि कोई भी हमारा सोर्स है हम वहाँ से डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है इंट्रो व्हाट इज पावर बीआई। इसको क्लिक करके हम पावर बीआई का ओवरव्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हमें पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होते हैं जो हमने बनाए होते हैं या जो हमने रिसेंटली ओपन किए होते हैं, वो सब हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अब हम पावर बीआई की रिपोर्ट व्यू की तरफ चलते हैं। इसे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो गई है। यही वो पेज है जहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्मेट्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, अपना एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं। ये है हमारे पास रिपोर्ट व्यू। ये है हमारे पास टेबल व्यू। टेबल व्यू के अंदर अगर हम अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर देखना चाहें तो वो हम टेबल व्यू में देख सकते हैं। अगर हम अपने डाटा को एक मॉडल की फॉर्म में देखना चाहें या डायग्राम्स में देखना चाहें तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। डेक्स होती हैं, डेक्स की क्यूरीज जो कि हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे हम डाटा के डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं। और ये TMDL जो है ये भी इतना पावर बीआई में हमारा यूज़ नहीं होता। सो रिपोर्ट व्यू पे हम वापस चलते हैं। इसका हम सबसे पहले देखते हैं जो ये है, ये सेव बटन है। यहाँ से हम सेव करते हैं अपनी किसी भी फाइल को। यहाँ से हम अंडू करते हैं, यहाँ से हम रीडू करते हैं। ये हमारे पास फाइल की ऑप्शन है। यहाँ पे हमने अगर जिस भी तरह सेव करना है या शेयर करना है डाटा या कोई कुछ इंपोर्ट करना है तो वो हम यहाँ से करते हैं। ये हमारे पास होम है। होम का जो भी हमारे पास बार है, टैब बार है, इसके अंदर हमारे पास एक क्लिपबोर्ड है। यहाँ पे हमारे पास कट की ऑप्शन है, कॉपी की ऑप्शन है, पेस्ट की ऑप्शन है, फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर का एक बहुत अहम और बहुत मज़े का यूज़ है जो कि हम आगे चल के देखेंगे कैसे होता है। यह गेट डाटा, यहाँ से भी हम डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल हो, पावर बीआई की कोई और फाइल है, या एसक्यूएल सर्वर है, या CSV फाइल है, या वेब है, यहाँ से हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ मोर पे जाएँ तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस होती हैं कि हम यहाँ से डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई PDF फाइल है, कोई JSON की फाइल है, कोई फोल्डर है, हम उससे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये भी एक्सेल की फाइल है, यहाँ से होगी। वन ले कैटलॉग की फाइल है, यहाँ से हो जाएगी। एसक्यूएल सर्वर है, यहाँ से हो जाएगा। कोई डाटा एंटर करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से डाटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो जाएगा। कोई न्यू विजुअल ऐड करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके ऊपर हमको टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे हमें मोर विजुअल्स मिल जाएंगे। इसी तरह हमारे पास एक कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही होती हैं और यहाँ से डाटा पब्लिश हो रहा होता है। उसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट विजुअल्स आ जाते हैं। हमने और विजुअल ऐड करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। हमने कोई न्यू पेज ऐड करना है, लाइक अगर हम यहाँ प्लस पे भी क्लिक करें ना तो हम और भी पेज बना सकते हैं। हम एक डाटा से डिफरेंट डैशबोर्ड बना सकते हैं तो वो हम इन पेजेस पे आके कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो कंपोजिशन ट्री है, कि इन्फ्लुएंसर्स है, इन सबको आप एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस किस बटन का क्या क्या यूज़ है। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, कोई बटन ऐड करना है आपने तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई शेप ऐड करनी है, कोई इमेज ऐड करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी। मॉडलिंग में आते हैं। मॉडलिंग के अंदर ज़्यादातर हमारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। हम न्यू मेजर है, न्यू मेजर हम देखेंगे आगे चल के क्या होता है। क्विक मेजर है, न्यू कॉलम है। अगर हमने अपने डाटा के अंदर कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो वो हम मॉडलिंग में आके यहाँ से कर सकते हैं। कोई हमने न्यू टेबल क्रिएट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। व्यू है, व्यू के अंदर है जो ये, तो ये हमारे पास थीम्स है। ये हमारे डैशबोर्ड के थीम्स है। यहाँ से हम अपने थीम्स को चेंज कर सकते हैं। ये असेसिबल थीम्स, पावर बीआई थीम्स या ब्राउज फॉर थीम्स, हम अपनी मर्जी के थीम्स भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये ऑप्शन है कि हम डैशबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये मोबाइल लेआउट है। हम अपने डैशबोर्ड को मोबाइल लेआउट पे भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग पावर बीआई को मोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं तो वो हम मोबाइल लेआउट यहाँ से देख सकते हैं। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस अपने फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद ये ग्रिड लाइंस को हम रिमूव करना चाहते हैं। स्नैप टू ग्रिड लुक ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर्स हम लगाना चाहते हैं। बुक मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो वो सब यहाँ से होगा। ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ये ज़्यादातर हमारे लिए हमारे पास होता है उन डैशबोर्ड्स के लिए जो हम रियल टाइम बना रहे होते हैं किसी वेब के लिए। तो वहाँ
उसे हम यहाँ इन ऑप्शंस के ज़रिए से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो वापस चलते हैं होम टैब पे और डाटा को इंटीग्रेट करते हैं और एक डैशबोर्ड बनाते हैं। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने जो भी डाटा इंपोर्ट किया होता है वो शो हो रहा होता है और ये हमारे पास डिफरेंट विजुअल्स हैं, लाइक ये हमारे पास स्टैक बार चार्ट है, ये हमारे पास कॉलम चार्ट है, ये हमारे पास क्लस्टर बार चार्ट है, इस तरह ये हमारे पास 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट है, ये हमारे पास पाई चार्ट है, ये डोनट चार्ट है, ये मैप है और ये स्लाइसर है हमारे पास। इस तरह हमारे पास मैनी मोर बहुत सारे चार्ट्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप जो है गूगल से जाकर इनको सर्च कर सकते हैं, उनका फंक्शन देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास चार्ट कब यूज़ होगा। सो सबसे पहले जो है वो हम डाटा को गेट करते हैं। हमारे पास एक CSV फाइल है, क्लीन ऑनलाइन डिटेल, हम इसे इंपोर्ट करते हैं। इट विल टेक सम टाइम। हो गया। यहाँ से हम डाटा को लोड भी कर सकते हैं और यहाँ से हम डाटा को ट्रांसफॉर्म डाटा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम डाटा को लोड कर रहे हैं। डाटा को लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब डाटा लोड हो जाएगा तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम डाटा को एक्सप्लोर करेंगे कि डाटा के अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और हमने उन एट्रीब्यूट्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है और हमने उसमें से कौन से मीनिंगफुल इंसाइट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। सो डाटा हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है और मैंने जैसे बताया था कि ये डाटा में हमारे पास यहाँ पे सारे हमारा जो भी हमने फाइल इंपोर्ट की है वो हमें यहाँ पे शो हो रही होती है। ये तो हमारे पास रिपोर्ट व्यू है जिसके अंदर हमें यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। अगर हम टेबल व्यू के अंदर जाएं तो यहाँ पे डाटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर शो हो रहा होगा। अब सबसे पहले हम डाटा को देखेंगे कि डाटा के अंदर है क्या क्या। हमारे पास है इनवॉइस नंबर है, स्टॉक कोड है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, इनवॉइस डेट है, यूनिट प्राइस है, कस्टमर आईडी है, कंट्री है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन सब का फंक्शन क्या है। अगर हम एक शॉप की बात करें या एक स्टोर की बात करें ना, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। हर प्रोडक्ट का एक अलग कोड होता है। फिर एक जो कस्टमर है वो एक विजिट में जब जाएगा मॉल पे या स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए, तो वो एक विजिट के अंदर जितनी शॉपिंग करेगा ना तो उसे एक आईडी असाइन होगी, उसकी हर प्रोडक्ट को वो आईडी असाइन हुई होगी। हर प्रोडक्ट की अलग एक आईडी होगी, लेकिन एक विजिट के अंदर वो जितनी चीज़ें परचेज करेगा उसकी एक अलग आईडी होगी और कस्टमर की अपनी एक अलग आईडी होगी। अब जो प्रोडक्ट है उसकी जो आईडी है ना उसे हम स्टॉक कोड कहेंगे और जो जो एक विजिट में कस्टमर ने जितनी भी चीज़ें परचेज की हैं उन्हें हम इनवॉइस नंबर कहेंगे और जो कस्टमर की अपनी आईडी है उसे हम कस्टमर आईडी कहेंगे। सो हमें इनवॉइस नंबर का भी पता चल गया, स्टॉक कोड का भी पता चल गया और कस्टमर आईडी का भी पता चल गया। डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये क्वांटिटी है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कितनी सेल हुई है। इनवॉइस डेट यानी कि उस विजिट के अंदर जिस दिन विजिट किया गया है, जिस टाइम विजिट किया गया है उसकी डेट आ गई यहाँ पे। यूनिट प्राइस का मतलब है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी पर पीस की प्राइस क्या है। और कस्टमर आईडी हम देख चुके हैं और कंट्री है कि हमारे पास ये सेल्स किस कंट्री के अंदर हुई है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस डाटा के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम डाटा में से एक्सट्रैक्ट क्या करना चाहते हैं। हम नॉर्मली ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है, राइट। तो हम इसको यहाँ पे अपने नोटपैड के अंदर लिख लेते हैं ताकि हम जब चार्ट्स बना रहे हो तो हमें याद हो कि हमने कौन से इंसाइट्स निकालने हैं। कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई, राइट। एक हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है कि यूनिट प्राइस है, लाइक अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा रही है। लाइक ये एक अलग चीज़ है कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई है और ये एक अलग चीज़ है कि कौन सी प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रीज़ हैं। हम ये देखेंगे कि किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सेल हुई। हम ये देख लेते हैं कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई। उसके बाद हम ये देखेंगे वो कौन सा कस्टमर है जिसने सबसे ज़्यादा चीज़ें परचेज की। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि किस
कस्टमर में सबसे ज़्यादा चीज़ें परचेज की। ये हमने कुछ जो है वो मेन चीज़ें थी जो हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब हम बाकी साथ साथ डैशबोर्ड बनाएंगे और साथ साथ फिर हम देखेंगे कि हम और क्या क्या इंसाइट्स जो है वो अपने डाटा में से निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो हम लिख चुके हैं। सो अब हम रिपोर्ट व्यू में चलते हैं। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को हमने एक इंटरेक्टिव भी बनाना होता है, अट्रैक्टिव भी बनाना होता है, तो हम उसके लिए भी हमें एक अच्छी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। हाँ, देखिए अपनी अपनी चॉइस होती है, हम अपने मुताबिक जो है वो डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है वो मैं एक एक जो है ना वॉलपेपर वो इंपोर्ट करती हूँ, वो यहाँ से होगा, यानी कि मैं डैशबोर्ड का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉलपेपर पे आऊँगी और ब्राउज करूँगी। सो यहाँ पे मेरे पास ये एक येलो कलर का बैकग्राउंड है जिसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। सो अब जो है मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम लिखते हैं कि रिटेल डाटा सेट एनालिसिस। ये हमारे डैशबोर्ड का नेम है, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा बढ़ा के कर लेते हैं। करेंगे तो ये हमारे पास इसको थोड़ा सा रहिए और ये जो रिटेल डाटा सेट एनालिसिस है इसको हम सेंटर में ले आते हैं। सो ये हमारे पास यूं करके आ गया डिटेल डाटा सेट एनालिसिस। ये हमारा जो है वो डैशबोर्ड का नेम हो गया। अब हम इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, इसके अंदर हाइट है, विड्थ है, हम ये चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। पैडिंग है, ये करना चाहें, जो एडजस्टमेंट है वो करना चाहें वो कर सकते हैं। टाइल्स हैं, टाइल की ऑप्शन ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैनी मोर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम कर सकते हैं। ये विजुअल बॉर्डर है, इसको अगर हम ऑन करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर्स है, ये राउंडेड कॉर्नर्स जब हम करते हैं तो एक बहुत अच्छी लुक आती है हमारे जो भी हमारे विजुअल्स होते हैं उनकी, लाइक ये इनके इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास राउंड हो गए हैं। सो नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर। इसको जो है हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये ओके, ये हो गया रिटेल डेटा सेट एनालिसिस। ये हमारे पास डैशबोर्ड का नेम आ गया। अब हम इसमें जो है वो कार्ड जो है वो एक इंपोर्ट करते हैं। कार्ड के अंदर हम जो है ना सिर्फ वैल्यूज हमारी आ रही होती हैं वो हम जब करते हैं चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रीज हमारे पास कितने कंट्रीज हैं जिनका हम डाटा देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें सिर्फ फर्स्ट कंट्री नहीं चाहिए बल्कि हमें काउंट चाहिए कि कितने कंट्रीज हैं। अब काउंट अगर हम सिंपल काउंट करेंगे ना तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक कंट्री है यूके तो वो उसको 2 बार काउंट कर लेगा। लेकिन अगर हम काउंट डिस्टिंक्ट करेंगे ना तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक जो सेम नेम है वो बस एक ही बार काउंट हो। तो हम काउंट डिस्टिंक्ट करते हैं तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल कितने कंट्रीज हैं। हमारे पास 37 कंट्रीज हैं जिनका डाटा सेट हम एनालाइज कर रहे हैं। एक और कार्ड ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं टोटल, इनको भी हमने काउंट ही करना है। कस्टमर आईडी है ये है काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। लेकिन ये भी वही कि अगर हमारे पास एक कस्टमर बार बार जो है वो आ रहा है तो हम लेकिन वो इसको बार बार काउंट करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बार आए वो। सो काउंट डिस्टेंट किया तो हमें पता चला कि हमारे पास 4338 हमारे पास कस्टमर्स हैं। इनको हम बाद में जो है हम इन्हें डिज़ाइन कर लेंगे अपने मुताबिक। हमें कस्टमर्स का भी पता चल गया कि कितने कस्टमर्स हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एक हम चीज़ मिस कर गए कि हम जब टैबुलर व्यू में थे तो हमने डेस्क की एक हमने क्यूरी जो है वो बनानी थी, वो हमने नहीं बनाई। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस है ना ये हमारे पास आ जाए इसकी टोटल सेल प्राइस कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी सेल हुई है पर यूनिट प्राइस उसकी इतनी थी तो उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना जनरेट हुआ है। सो हम यहाँ पर जो है हम न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे।
हम लिखेंगे टोटल सेल प्राइस इक्वल टू, हमने करना है क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट प्राइस के साथ। सो अब हम इस टिक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। ये हमारे पास कैलकुलेशन डन हो गई है। अब हम वापस आते हैं, हमारे पास एक न्यू कॉलम बन गया जो हमारे डाटा के अंदर आ गया टोटल सेल्स प्राइस का। अब हम चाहते हैं कि टोटल सेल्स प्राइस भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हो, तो ये हमारे पास टोटल सेल प्राइस है वो भी हमारे पास शो हो गई है। ठीक, अब हम एक और कार्ड लेते हैं। इस कार्ड के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो हुई है सेल, तो वो हम देख लेते हैं कि 5 मिलियन जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है ना वो सेल हुई हैं। अब हम इनको डिज़ाइन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि फॉर्मेट प्रिंटेड जो है उसका एक बहुत अच्छा यूज़ है, वो ये है कि हमने जो भी अपना जो एक चीज़ हमने डिज़ाइन कर ली हुई है हम उसके डिज़ाइन को कॉपी करके बाकी सब डिज़ाइन भी उसी तरह के बना सकते हैं, हमें हर एक को अलग अलग डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसको फॉर्मेट प्रिंटर करते हैं और इसके ऊपर आके हम इसको क्लिक कर देते हैं। सो ये हमारे पास इस तरह की ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए हैं। इसको हम थोड़ा छोटा करके यूं यहाँ पे ले आते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसको क्लिक करके इसका फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आकर क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल अब इसका फॉर्मेट प्रिंटर पकड़ लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और फिर इसका फॉर्मेट प्रिंटर पकड़ के यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तब हमारे पास ऑटोमेटिकली हो गया। अब हमें इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो चेंजेस हम करना चाहते हैं वो हम अपने मुताबिक कर लेंगे। आई थिंक इतना साइज ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कि मेरे पास जो ये टाइटल है ये टाइटल मेरे पास ऊपर आए, सो मैं इसको चेंज करने के लिए इस पर पहले क्लिक करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट पे। अब हम यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ये है कैल आउट वैल्यू, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 37 ये हमारे पास कैल आउट वैल्यू कहलाती है। हम इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। ये लाइक देखते हैं आपके बोल्ड हो गया। हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये करें तो हम देखते हैं कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगता है। फाइन, सो 37 ये आ गया हमारे पास, स्केल आउट वैल्यू तो आ गई। अब कैटेगरी लेबल, लेबल हमारे पास ये है। मैं लेबल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि टाइटल आए। मैं इसको बंद करती हूँ, यहाँ से लेबल चला गया। अब हम जनरल पे आते हैं, यहाँ पे टाइटल के ऑप्शन है, यहाँ से मैं ऑन कर देती हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट है, मैं ये लिखना चाहती हूँ टोटल कंट्रीज। यहाँ पे लिखा आ गया टोटल कंट्रीज। अब मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आए, इसमें यहाँ से सेंटर में कर दे इसे, ये थोड़ा बोल्ड हो जाए ताकि ज़्यादा विजिबल हो। सो आई थिंक इट्स नाउ लुकिंग मच बेटर। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास जो नीचे चार्ट्स आने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। आई थिंक सो ये ज़्यादा ही थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। हाँ ओके, इसको जब हम लेबल करेंगे तो ये हो जाएगा सही। फिर अब हम फॉर्मेट पे आते हैं, यहाँ से हम कैटेगरी लेबल को ऑफ करते हैं। कैल आउट वैल्यू पहले हम इसका फॉर्मेट प्रिंट अप करके ना सब में कर देते हैं, फिर हमें बार बार फॉन्ट हर एक अलग अलग चेंज नहीं करना पड़ेगा।
अब हम सबका टाइटल लिख लेते हैं। ये हमारे पास टोटल कस्टमर्स, ये थे हमारे पास टोटल सेल प्राइस थी, और ये हमारे पास थी टोटल प्रोडक्ट सेल्स या टोटल सेल लिख सकते हैं। हमारे पास कार्ड्स तो बन गई। अब हम जो है वो चाहते हैं एक स्लाइसर ऐड करते हैं। स्लाइसर में क्या होगा कि हम अपना जो भी जितना भी डाटा बनाएंगे ना, वो हम स्लाइसर के ज़रिए से उसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसका यूज़ आगे चल के बताऊंगी, अभी हम सिर्फ इसे बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया स्लाइसर। कंट्री, पहले हम इसका फॉर्मेट पे इंटरचेंज करते हैं। इसके हमारे पास इसके डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, लाइक यहाँ पे है तो स्लाइसर सेटिंग्स है। सेटिंग्स में हमारे पास वर्टिकल लिस्ट है, टाइल है। अगर हम टाइल करें तो ये इस तरह से आ जाएगा, और अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट करें तो ये आ जाएगा। आई थिंक ड्रॉप डाउन लिस्ट इज़ बेटर क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी है, सो हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब जो हमारे पास इसका टाइटल है, इसको हम ज़रा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। ये हमने लिख लिया, इसका हम हेडर जो है वो हमने खत्म कर दिया। ओके, अब हम यहाँ से इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं। हम इन कंट्रीज से जिस कंट्री का डाटा देखना चाहें वो हम देख सकेंगे। ये हम जब सारे वीडियोस बना लेंगे तो फिर आपको इसका जो यूज़ है वो पता चलेगा, और ये बहुत अच्छा एक जो स्लाइसर है इसके ज़रिए से हम डाटा को देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, सो अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब हमारे पास जो अब पहला हमारा टास्क क्या था कि हम कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई वो देखें। ओके, अब हम जो है वो एक पाई चार्ट लेते हैं। जब हमारे पास ज़्यादातर डाटा कैटेगोरिकल फॉर्म में होता है तो फिर हम ज़्यादातर डिफरेंट चार्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अब डिस्क्रिप्शन देखनी है कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स के नेम थे, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लेके आते हैं और हम देखते हैं कि उसकी टोटल सेल प्राइस क्या थी। इसमें हम टोटल सेल प्राइस आ गई, जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। ये हमारे पास विजुअल हमें ये बताएगा कि किस प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फिल्टर्स के ऑप्शन में से इस पर फिल्टर अप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि हमें सिर्फ पहले 10 प्रोडक्ट्स बताओ जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, ताकि उसकी बेसिस पे हम डिफरेंट डिसीजंस ले सकें। तो हम यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है बेसिक फिल्टरिंग। हमें बेसिक नहीं चाहिए, हमें टॉप टॉप 10 चाहिए, यानी कि हमें टॉप 10 चाहिए। ठीक, और टॉप 10 हमें किसकी बेस पे चाहिए, हमें रेवेन्यू की बेस पे चाहिए। ठीक, तो हम अप्लाई फिल्टर करते हैं। सो ये हमारे पास अब एक पाई चार्ट बन गया है जो कि हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो पेपर क्राफ्ट है ना उसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। फिर हमारे पास जो रीजेंसी केक स्टैंड है, फिर हमारे पास उसने रेवेन्यू जनरेट किया है। इस तरह हमें ये पता चल गया कि कौन सी प्रोडक्ट ने हमारे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। अब हम इसी तरह इसको भी फॉर्मेट पे एंटर करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अगर हम चेंज करना चाहें तो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। पहले हम फॉर्मेट पे एंटर पकड़ के इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसकी हम वैल्यूज़ जो है ना उनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। पे विजुअल्स के अंदर अगर हम स्लाइसिस के ऑप्शन में हैं तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है अप्लाई सेटिंग्स टू सीरीज में ऑल पे। यहाँ पे अगर हम पेपर क्राफ्ट करें
और हम इसका कलर चेंज करना चाहें, हम ये देख सकते हैं कि जो पेपर क्राफ्ट वाला है इसका कलर ग्रीन है। तो अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, लाइक हम ये कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इस तरह अगर हम रीजेंसी के एक्सटेंड वाला करना चाहें तो इसका कलर हमने देखा कि ये ब्लैक है, तो हम इसको चेंज करके ब्लू करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक अब ये आपके ऊपर है, आप जोन से भी कभी कलर चेंज करना चाहें, जिस तरह से आपको डिज़ाइन पसंद हो वो आप कर सकते हैं। सो मैं अभी के लिए नहीं कर रही बाकी के। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। चाहते हैं कि हमारा जो हमारे पास एक इनवॉइस डेट की ऑप्शन थी, हम देखिए देखना चाहते हैं कि हमारे पास ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या डेली में हमारा जो सेल्स है उसका क्या ट्रेंड रहा है। एक तो हमारे पास जो टाइम के लिए चार्ट यूज़ होता है ना, वो लाइन चार्ट होता है जिसमें हमें ट्रेंड देखना होता है, तो उसमें हम मोस्टली लाइन चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। सो अब जो है हम इसमें एक तो हम मंथली देखना चाहते हैं कि हमें मंथ के हिसाब से पता चले कि किस मंथ में हमारी सेल्स जो है वो ज़्यादा हो रही है, और हम इसके टोटल सेल प्राइस देखना चाहते हैं। ये हमारे पास एक लाइन प्लॉट बन गया। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो किस मंथ में सबसे ज़्यादा हमारे पास सेल्स हो रही हैं, नवंबर में हमारे पास टोटल सेल प्राइस जो है वो आ रही है 20। ठीक, सो मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर पकड़ के यहाँ पे कर देती हूँ। ये हो गया, यहाँ पे हमें शो भी हो गया कि यहाँ पे इतनी सेल्स यहाँ पे हो रही है, इतनी यहाँ पे टोटल सेल प्राइस यहाँ इतनी आ रही है, यहाँ इतनी आ रही है, ये सब हमारे पास शो भी हो रहा है। कि हमारे पास 2 विजुअल्स जो हैं वो बन चुके हैं। इनको हम ना साइज में थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बिकॉज अभी हमने और भी विजुअल्स बनाने हैं। क्या करते हैं, ये ज़्यादा ही जगह ले रहे हैं। एडजस्टमेंट आपको साथ साथ करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम डिफरेंट विजुअल्स जो हैं वो ऐड करने होते हैं तो हमें उनके लिए ऑब्वियसली जगह चाहिए। सो इनकी एडजस्टमेंट जो है वो चलती रहती है। क्लिक करें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि हम इस पे न्यू वियर क्रिएट कर सकते हैं। सो जहाँ कहीं डबल क्लिक होता है तो फाइन। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस क्वांटिटी में सेल हो रही है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सेल हो रही है। जो हमारे पास पाई चार्ट है ना, वो हमें ये बता रहा है कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो हम उसके लिए डोनट चार्ट लेते हैं। इसमें भी हम जो है वो ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन को और उसके साथ क्वांटिटी को। इसमें भी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास टॉप 10 जो है वो हमारे पास टॉप 10 प्रोडक्ट्स आ जाए।
क्वांटिटी के हिसाब से इस पे फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, सो हम अप्लाई फ़िल्टर कर दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेपर क्राफ्ट है ना, वही सबसे ज़्यादा हमारे पास सेल्स हो रही है। ये बाई चांस दोनों सेम हो गए हैं। जो नेक्स्ट है ना हमारे पास, वो है मीडियम सिरेमिक, एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास इस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेकंड नंबर पे क्वांटिटी में वो सेल हो रही है। लेकिन यहाँ पे एजेंसी केक है जो कि हमारे पास रेवेन्यू ये ज़्यादा दे रही है, लेकिन सेल्स हमारे पास ये ज़्यादा हो रही है, क्योंकि किसी चीज़ की प्रोडक्ट प्राइस कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। सो हमें ये भी पता चल गया। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, या आई थिंक इसको हम यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, दोनों चार्ट साथ साथ हो जाएंगे। और सेट करना पड़ेगा, हम यहाँ से इसे सेट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ब्लैक एक बॉक्स बना होता है, हमने इसी के अंदर रह रहकर जो है विजुअल्स बनाने होते हैं, सो इसी के मुताबिक हमें इसे एडजस्ट करना होता है। अब हम फॉर्मेट पेंटर करके इसको भी कर लेते हैं, नहीं हुआ। इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। बस डोनट चार्ट आ गया, तो हमारा पाई चार्ट भी बन गया, हमारा डोनट चार्ट भी बन गया और हमारा लाइन चार्ट भी बन गया। अब जो है हम एक टेबल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर है वो कस्टमर की आईडी देखना चाहते हैं। हम उसमें काउंट नहीं देखना चाहते, हम इसको डोंट समराइज कर देते हैं, क्योंकि वो इस तरह काउंट हो के आ रहा है। हम सब कस्टमर्स को देखना चाहते हैं, या अगर हम डिटेल्ड डाटा देखना चाहते हैं तो वो हमने स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि अगर हम डिटेल्ड डाटा देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए टेबल या मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। साथ ही हम देख लेते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि उसने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो परचेज की है, और साथ उसकी सेल प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की। और ये हमारे पास उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस आ गई है। इसको हम क्या करके आई थिंक डिस्क्रिप्शन की जगह ना स्टॉक कोड कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे। स्टॉक कोड भी वही है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो स्टॉक जो कोड है ना वो उसका स्टॉक कोड है, तो हम स्टॉक कोड से भी डिस्क्रिप्शन का पता कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, स्टॉक कोड से हम जाके देख सकते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और वो कितनी सेल्स हो रही है। देखते हैं दोबारा, शायद डिस्क्रिप्शन आ ही जाए हमारे पास। अब हम यहाँ से मूव करके देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन हो तो बस ज़्यादा ज़रा डिटेल्ड हमारे पास डाटा आ रहा है। हम पहले डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर टोटल सेल प्राइस करेंगे। इस तरह थोड़ा इरेगुलर लग रहा है। ओके, डिस्क्रिप्शन आ गई, अब टोटल सेल प्राइस आ गई। अब समझ में आ रहा है कि हम इसको मूव करके इसकी हर प्रोडक्ट की सेल प्राइस देख सकते हैं। इसको हम फॉर्मेट पेंटर करके, अभी ये डैशबोर्ड हमें थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी तो ये हमारे पास एक अच्छे फॉर्म में एक बड़ा डैशबोर्ड जो है वो नज़र आ रहा होगा। हाँ, उंडो करते हैं। इश्यू हुआ है।
कि अब एडजस्ट ना हुआ तो फिर हम इसको मैनुअली कर लेंगे। आई थिंक ये नहीं हो रहा, जस्ट लास्ट ट्राई, आफ्टर दैट हम इसे मैनुअली करेंगे। हो गया, यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई हो गया, इसको हम कम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी आ रही है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है और सम ऑफ टोटल सेल प्राइस आ रही है। इसमें हम जरा कस्टमर आईडी को और हमारे पास जो टाइटल्स हैं उन्हें थोड़ा बोल्ड करते हैं। बस बोल्ड हो गए हैं। ओके, ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई, हमें पता चल गया कि पेपर क्राफ्ट जो है सबसे ज़्यादा सेल हुई क्वांटिटी के हिसाब से, ये थी। फिर कौन सी प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, वो ये थी जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, और ये थी जो सबसे ज़्यादा सेल हुई। उसके बाद है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई, तो ये हमारे पास, ये हमने अभी तक नहीं देखा, सो ये हम अभी देखते हैं कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल हुई और किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा चीज़ें परचेज की, ये भी हम देखते हैं। देखना चाहते हैं कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा जो है वो परचेज किया, तो हम कस्टमर आईडी लेते हैं। यहाँ से हम काउंट नहीं लेना चाहते, हम सब जो कस्टमर्स हैं उनको देखना चाहते हैं, और फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी करते हैं। क्वांटिटी का हम सम लेंगे ताकि हमें पता चले कि जो एक प्रोडक्ट है, जो एक कस्टमर आ रहा है, वो जो सेम आईडी के साथ आ रहा है, उसको हम उसने कितनी जो है वो क्वांटिटी परचेज की है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि किस कस्टमर ने कितनी जो चीज़ें हैं वो परचेज की हैं। हम क्या देखना चाहते हैं कि टॉप 10 देखना चाहते हैं हमें, ताकि हम उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। हम यहाँ पे करते हैं टॉप 10, यहाँ से करते हैं 10। हम जो है क्वांटिटी की बेस पे फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी करते हैं और अप्लाई फ़िल्टर करते हैं। अब ये हमारे पास वो 10 लोग आ गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चीज़ें परचेज़ की हैं। अगर हम इसे एक फ़नल चार्ट बना दें, तो ये हमारे पास एक ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ हो रहा है, और जो हमें ये बता रहा है कि जो 14646 आईडी वाला कस्टमर है, उसने हमारे पास सबसे ज़्यादा परचेज़ की है, और वो कितनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा। ये है हमारे पास क्वांटिटी 196915, और परसेंट ऑफ फर्स्ट है, फर्स्ट टॉप पे है 100%, फिर सेकंड वाले ने 81,000, नेक्स्ट ने 80,000, 77,000। तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि किस कस्टमर ने कितनी परचेज की हुई है। ओके, दरमियान में आ जाए, उसके लिए बड़ा करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स ओके, हम ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या क्लिक ना भी करें, हम बस इसको अपने कर्सर को ऊपर रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कितनी क्वांटिटी जो है वो परचेज़ की है। सो अब हम फॉर्मेट पे एंटर कर लेते हैं इसे, ताकि अच्छी तरीके से फॉर्मेट हो जाए। कि ये हो चुका है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा परचेसेस किए हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट था वो क्या था कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं। कंट्री के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं मैप, तो हम मैप ले आते हैं। अब इसमें हम, हमारे पास जो है ये डॉट्स हैं, बबल्स हैं, जिसका बबल बड़ा होगा हमें पता चल जाएगा कि उस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं। तो हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम टोटल सेल्स प्राइस सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये हमारे पास ये सबसे बड़ा बबल है, हम इसके ऊपर रखें तो हमें पता चल रहा है कि यूके के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी सेल प्राइस हो रही है। सो हम इसको भी फॉर्मेट पे एंटर करके यहाँ से कर लेते हैं। नहीं हुआ, अगेन ट्राई। ओके, हो गया।
हम यहाँ से टाइटल चेंज करना चाहें तो हम टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। सो अब हमने जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई, हमें पता चल गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से पता चला कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई, फिर किस प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया वो यहाँ से पता चल रहा है, फिर किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेल हुई वो हमें पता चल गया कि यूके में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, फिर किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा चीज़ें परचेज़ की वो भी हमें पता चल गया कि जिसकी ID 14646 है उसने हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ें परचेज़ की हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मज़ीद इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लाइक हमारे पास ये जनवरी फरवरी मार्च ये सब मंथ्स लिखे हैं, हम इनको बोल्ड कर सकते हैं, इनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ से फॉर्मेट में से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हम इस डैशबोर्ड को एक कंप्लीट व्यू में देखें तो ये हमें कितना बड़ा और प्यारा डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास और बड़ा हमें नज़र आएगा, और बड़ा कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हमें पूरा डैशबोर्ड हमारा नज़र आ रहा है। हमने फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सब कुछ देखा। हमने ये देखा कि पावर बीआई क्या होता है, पावर बीआई को क्यों यूज़ करते हैं, और फिर हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया, हमने सारे टूल्स सीखे हैं। जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो अगर हम एज अ पावर बीआई एनालिस्ट एंड डाटा एनालिस्ट जाते हैं तो हमने ये देखना होता है कि बाकी के लोग हमारे डोमेन के नहीं हैं, तो हमने उनको अपनी बात किस तरह से समझानी है। तो हम अगर उन्हें अपना डाटा दिखाना शुरू करेंगे या समझाना शुरू करेंगे तो वो उस चीज़ से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम उन्हें अपने विजुअल्स दिखाएंगे जिसके ज़रिए से हर कोई आसानी से अंदाज़ा लगा लेगा कि वो क्या अपने डाटा में से इंसाइट्स निकालना चाहता है। जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, जो आउट ऑफ आवर डोमेन लोग होते हैं, उन लोगों को विजुअलाइजेशन के ज़रिए से ही पता चलता है। लाइक एक कंपनी है, उसके CEO हैं, तो हम उन्हें एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हम उन्हें डाटा को देख के नहीं बताएंगे कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बल्कि हम उन्हें एक डैशबोर्ड दिखाएंगे और उन्हें विजुअलाइजेशंस के थ्रू बताएंगे कि ये हमने किया और इसमें हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स जो हैं वो मिले। लास्ट पे हमने ये एक स्लाइसर लगाया था, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का सारा डाटा देखना चाहें तो वो हम यूँ देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया का देखना चाहें तो यूँ देख सकते हैं, बहरीन का देखना चाहें तो यूँ देख सकते हैं, बेल्जियम का देखना चाहें तो यूँ देख सकते हैं। हर एक का हम अलग अलग सारा डाटा देख सकते हैं। और अगर हम सारा ओवरऑल देखना चाहें तो इसको अगेन क्लिक करें तो ये ख़त्म। ओके, आज के हमारे ट्यूटोरियल का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।